Welcome, dear students. Today is your, I think, 70 or 75th video lecture on lychee. Now, the topic is water requirements and irrigation. This topic comes under Unit 4, and after this topic, one crop will be remain, that is pineapple, and after that, we will discuss about some discussion in citrus. Because citrus is almost complete, I will send only one PDF in which you have to be read all the package and practices of citrus and citrus species. After that, we will discuss about pineapple. 2 to 3 videos is there on pineapple and 2 to 3 PPTs on pineapple. After that, some revision work is there, some revision webinar is there. So I think within 7 days your course will be finished. 7 दिन के अंदर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा. जो यूनिवर्सिटी ने एक डेडलाइन दी है कि 8 दिसंबर तक आपको पूरा कोर्स ख़त्म करना है, हम कोशिश करेंगे कि 8 दिसंबर से पहले आपका पूरा कोर्स ख़त्म कर दें. और ये जो यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में लीची है. लीची पे हम आपको एक पूरा PDF देंगे जिसमें कल्टीवेशन और उसकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पूरी दी गई होगी. लेकिन कुछ टॉपिक्स लीची पर हमको ऐसे लग रहे हैं जो हमें आपको बताने चाहिए, हमें आपको पढ़ाने चाहिए, वीडियो लेक्चर के द्वारा हमें आपको समझाने चाहिए. उनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. और वो जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी बर्निंग हैं और आपको काफ़ी नीड है उन्हें समझने की. जैसे वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन इन लीची. अभी आपने देखा था कि बिहार की लीची को एकदम बैन कर दिया गया था. बिहार, बहुत ही एक खबर आई थी कि बिहार में लीची के प्रोडक्शन को बैन कर दिया जाए क्योंकि बिहार की लीची पॉइजनस लीची है. तो क्या कारण था पॉइजनस होने का? क्योंकि इरिगेशन वाटर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो बोरॉन है, जो ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, वो रूट जोन के द्वारा उनके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तक पहुंच रहे थे. फिर बाद में कुछ साइंटिस्टों के द्वारा ये बहस हुई, उस पर सेवरल रिसर्चेस हुई, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, तब ये करार किया गया कि बिहार की लीची पॉइजनस नहीं है, बिहार की लीची काफ़ी न्यूट्रिटिव है. तो ये काफ़ी इमर्जिंग टॉपिक है, काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड इरिगेशन. बाकी लीची पर मैं पूरी कल्टीवेशन आपको भेज दूंगा PDF के रूप में, आप उसको पढ़ सकते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वाटर रिक्वायरमेंट एंड इरिगेशन इन लीची. इरिगेशन plays an important role in raising and stabilizing yield and maintaining quality of a crop like लीची. ये चीज़ अगर हम लीची के ही विषय में बात करें तो कहना काफ़ी हास्यास्पद होगा, क्योंकि इरिगेशन, सिंचाई हर एक फसल के लिए रामबाण और जीवनदायिनी का काम करती है. तो लीची में भी जैसे इन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट रोल इन रेजिंग एंड स्टेबलाइजिंग. रेजिंग का मतलब पौधे को बढ़ाने में, और स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है स्थायित्व प्रदान करने में. स्टेबलाइजिंग यील्ड एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ अ क्रॉप लाइक लीची. स्टेबलाइजिंग यील्ड उसकी उपज बढ़ाने में, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में. क्योंकि लीची अपना एक जो साइज़ लेती है, तो साइज़ लेना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती. लीची के अंदर वो सारे पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए जो हमको चाहिए. तो इरिगेशन किस में अपना इंपॉर्टेंट रोल करता है? अगर उसका प्राइमरी हमको रोल पता हो तो रेजिंग एंड स्टेबलाइजिंग यील्ड एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ अ क्रॉप लाइक लीची, विच इज मोर प्रीसियस देन अदर फ्रूट ग्रोन इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. Barter relations are very important to the function of लीची ट्री. बाटर रिलेशंस, प्राय जल का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लीची के पौधे के इंटरनल फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए. एज वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्री. जैसा सबको पता है कि वाटर, पानी पौधे का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है और पानी से ही पौधे का कम से कम 70% भाग बना होता है. Water is greatest component of the tree by mass, and almost all critical processes can be that the water is always limiting or is regulating variations in productivity. फसल की उत्पादन और उत्पादकता दोनों अच्छी सिंचाई और जल के प्रबंध पर निर्भर होते हैं. This chapter will address natural as well as culturally imposed condition
under which the barter relations may be controlling tree behavior. Many लीची orchards are still dependent on rainfall. बहुत से ऐसे लीची के उद्यान हैं जो आज दिन तक केवल वर्षा पर ही आश्रित हैं, जो वर्षा पर ही आश्रय लगाए हुए हैं। उनके पास इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है। जब मानसून की वर्षा होती है तब उनको पानी मिलता है, तब उनमें फ्लावरिंग होती है, तब उनमें पॉलिनेशन होता है, तब उनमें फ्रूटिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बृहद प्रक्रिया है जहाँ सिंचाई का खुद का कोई कृत्रिम साधन नहीं है, सब नेचर पर डिपेंड है, सब प्राकृतिक सिस्टम पर डिपेंड है। मैनी लीची ऑर्चर्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. दीज सफ़र वाटर डेफिसिट ड्यूरिंग क्रूशियल फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड. ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो रेनफॉल पर डिपेंड होगा। अब आप समझिए कि जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के टाइम पे पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग अगर जैसे तैसे हो गई, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज जो वाटर का होता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो होती है, उसकी आंतरिक आकार की होती है, उसमें जो जल का संचय होता है। मान लिया कि जब पौधा भीषण आक्रांताओं से जूझ रहा है, जहाँ फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग में उस भीषण आक्रांता के समय जो उसकी आंतरिक आकार की इंटरनल मॉर्फोलॉजी में जो टिश्यूज़ ने वाटर को कलेक्ट किया था, पानी को, उसने मदद कर दी। पर पॉलिनेशन में आपको भी पता है कि पॉलिनेशन में नर का मादा के परागकणों पर स्थानांतरण के लिए जल की एक विशेष भूमिका है। तो जब पॉलिनेशन होता है तो ट्री सफ़र करता है, स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है, और जब उस समय पर पानी नहीं मिलता तो उसका भयानक असर हमारी उपज पर पड़ता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रोडक्टिविटी एज वेल एज फ्रूट क्वालिटी आर नॉट अप टू द लेवल डिजायर्ड। जो हमने एक लेवल सोचा है कि एक वृक्ष हमें कम से कम 1 से 2 कुंटल लीची मिलनी चाहिए, वहाँ हमको उपज घटकर 40 से 50 किलोग्राम तक रह जाती है और उपज पर बहुत भारी फर्क पड़ता है। The effective scheduling of the irrigation is very important in decision relating to maximizing yield and improving fruit size and aerial quality. अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की बहुत आवश्यकता है कि द इफेक्ट शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, एक जो अंतराल होता है सिंचाई का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यील्ड को बढ़ाने में, साथ ही साथ एरिल की क्वालिटी। एरिल जो लीची का फ्रूट होता है ना, उसको एरिल बोलते हैं। जैसे आम के फ्रूट को ड्रूप बोला जाता है, बनाना के फ्रूट को बेरी बोला जाता है, फिग को हेस्परेडियम बोला जाता है, अंजीर को हेस्परेडियम बोला जाता है, ठीक है। आम है, आड़ू है, अखरोट है, बेर, बादाम, नारियल, कॉफ़ी, कहवा, इन सबको हमने एक ट्रिक में आपको समझाया था कि ये ड्रूप में आते हैं। इसी तरीके से एरिल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नेट में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसलिए इन सब पॉइंटों को जब हम बताया करें तो एक कागज़ कलम लेके आप कहीं ना कहीं इनको हाईलाइट करके नोट कर लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस को हमने भी अपने एग्जाम्स में सफ़र किया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस तरीके से इन सब चीज़ों में सफ़र करें। तो लीची के फ्रूट को एरिल बोला जाता है। इरिगेशन शेड्यूलिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ 2 क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है हाउ मच वाटर अ ट्री नीड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। उस पौधे को एक्चुअल पानी की कितनी आवश्यकता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था जब आपको पपीता पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। जब मैंने पपीता पढ़ाया था, पपीता में जब मैंने इरिगेशन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि यदि पपीता के पौधे के पास, पपीता के पौधे के जड़ क्षेत्र में 1 घंटे यदि 25 सेंटीमीटर पानी भरा रहता है, तो ये समझ लेना कि पपीता की जिंदगी बर्बाद, पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है, उसके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, पत्तों पे येलोइंग होने लगती है। तो पपीता का पौधे पे अगर 25 सेंटीमीटर पानी 1 घंटे से ज़्यादा जम गया, पौधे को फिर कोई जीवित नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने ये चीज़ को उदाहरण यहाँ दिया कि जब यहाँ लिखा है कि हाउ मच वाटर अ ट्री नीड्स अ पर्टिकुलर टाइम, एक समय में पौधे को कितना पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट जितनी है, क्या हम उतना पानी दे रहे हैं कि हम एक्सेस वाटर दे रहे हैं। क्योंकि जब हम एक्सेस वाटर देंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं हमारी उत्पादन और उत्पादकता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ है हाउ इट शुड बी अप्लाइड, पानी हम किस तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि पानी देने की बहुत सी विधि होती हैं।
एक सरफेस इरीगेशन होता है, एक सब सरफेस इरीगेशन होता है, और ड्रिप इरीगेशन होता है, एक स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है। जहाँ तक कि आपको पता है कि जो हॉर्टिकल्चर के उद्यान होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर के बागवान होते हैं, वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन ही ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। अब ऐसी भी कंडीशन में हम ड्रिप से दे रहे हैं कि स्प्रिंकलर के दे रहे हैं कि सरफेस से दे रहे हैं कि सब सरफेस से दे रहे हैं कि थाला विधि से दे रहे हैं कि रिंग विधि से दे रहे हैं, ये सब सिंचाइयाँ हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया भी था कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो ये दो चीज़ों पर क्राइटेरिया निर्भर करता है कि एक समय में पौधे को कितनी पानी की आवश्यकता है, साथ ही साथ हम किस विधि से पानी को दे रहे हैं। अब दूसरे चैप्टर पे हम जाते हैं। तो besides these characteristics, one additional point is considered that how efficiently the needed water is applied to the potential root zone of the tree. As regard lychee tree's water requirement, it is believed that it is a hardy plant species able to tolerate drought fairly well during vegetative period. कुछ वैज्ञानिकों का मत है, कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने ये चीज़ को सिद्ध किया है कि लीची एक वो पौधा है जो कम पानी वाले इलाकों में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। यदि कुछ स्टेजेस को छोड़ दिया जाए, जैसे फ्लावरिंग हुई और फ्रूटिंग हुई और पॉलिनेशन हुआ, ऐसे समय पर यदि हम पानी को मुहैया करा दें और बरस भर यदि हम लीची के पौधे को पानी न दें, ठीक है, और जो आकाशीय वर्षा होती है, जो नेचुरल रेन होती है, वही उसको मिलती रहे, तब भी लीची का पौधा आराम से बरस भर बहुत अच्छी तरीके से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ या कहा जाए वानस्पतिक वृद्धि करता रहता है। दे रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट इरीगेशन पर्टिकुलरली इन हॉट समर मंथ्स। जब गर्म महीने होते हैं, गर्म महीने कौन से होते हैं आपको भी पता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल थोड़ा सर्द रहता है, लेकिन मई, उत्तर भारत की बात की जाए तो मई से तापक्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़ा कम हो जाता है। तो मई से लेके अगस्त लास्ट तक क्रिटिकल पीरियड होता है। इस समय पर अगर हम फ्रिक्वेंट इरीगेशंस भी करते रहते हैं, फ्रिक्वेंट इरीगेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन बाद करते रहते हैं, फ्रिक्वेंट इरीगेशंस पखवाड़ा में डिफाइंड होता है। 15 दिवसीय पखवाड़ा, प्रथम पखवाड़ा, द्वितीय पखवाड़ा, तृतीय पखवाड़ा, पखवाड़ों में विभाजित होती हैं सिंचाइयाँ। तो दे रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट इरीगेशन पर्टिकुलरली इन हॉट समर मंथ्स, अदरवाइज mortality rate of younger plant is higher as compared to the other fruit crops under neglected unirrigated conditions. mortality का मतलब होता है पौधों का मरना, पौधों का नष्ट होना, पौधों में, पौधे की पत्तियों में अचानक से पीला पड़ के बीच बीच में ऐसे धब्बे बन जाना जो ऐसे लगे कि इसमें किसी रोग का लक्षण दिखाई दे रहा है, पर पत्तियों के बीच में धब्बे उस तरीके के पड़ेंगे कि पहले वो हल्के हल्के काले होंगे, फिर हल्के से पीले होंगे, फिर गेरुई कलर के होके साइड में धब्बे बनाकर पूरे पत्ती की मार्जिन्स को ख़त्म करके पूरे तने को अवरुद्ध करके जाइलम और फ्लोएम, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ जब इरीगेशन पढ़ाता हूँ। जाइलम और फ्लोएम, अब अबाउट ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। जाइलम और फ्लोएम ऐसी कंडीशंस में अवरुद्ध हो जाते हैं तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगी, जाहिर सी बात है मृत्यु दर बढ़ेगी। नेक्स्ट है द रूट जोन। अब सिंचाई को जड़ की कितनी गहराई तक किया जाए, ये चीज़ भी, चूंकि जब हम लीची पढ़ रहे हैं और हम हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं, हमारा विषय हॉर्टिकल्चर है, तो जब हम किसी की खेती पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी, शायद ग्रेजुएशन में तो हमने नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि हमको 2-2.5 साल ही हुआ है विश्वविद्यालय में, जिसने भी आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया होगा 1-2 घंटे में लीची ख़त्म हो सकती है अगर हम अभी आपको पढ़ाएं। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट से, हॉर्टिकल्चर से परास्नातक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी जिम्मेदारी बहुत प्रबल हो जाती है कि एक एक चीज़, छिद्रान्वेषण जिसको कहा जाता है, डीप में जाके एनालिसिस करना, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पानी किस पौधे को कितना सेंटीमीटर चाहिए, किस जड़ क्षेत्र में चाहिए, कितने रूट जोन में चाहिए, और उसकी जड़ों के विकास के लिए कितना पानी आवश्यक है, उसका थाला कितने सेंटीमीटर का बनना चाहिए, कितनी गहराई का होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, दैट्स अप टू यू, यू हैव टू बी डिसाइडेड ऑल द क्राइटेरिया इन दिस रिगार्ड। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम रूट जोन पर बात करेंगे। रूट्स ऑफ मैच्योर लीची ट्री इन जनरल
एक्सटेंड डाउन टू 1 मीटर 1.5 मीटर, धरातल से 1.5 मीटर की गहराई तक जाती हैं। बस जो लीची की जड़ें होती हैं वो जमीन के धरातल से 1.5 मीटर गहराई तक जाती हैं। रूट डेवलपमेंट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रूट स्टॉक। जो हम पौधा चुनते हैं, रूट स्टॉक जो हम चुनते हैं, बीज से तो लीची की नहीं होती वो भाई हम, एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव आ जाता है और इसके बाद में आर्टिफिशियल आ जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं रूट स्टॉक के द्वारा, बीज के द्वारा नहीं करते। तो रूट डेवलपमेंट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रूट स्टॉक in case of grafted plant and the formation of secondary and tertiary roots in case of layering vis-a-vis the characteristics of soil and water design. कुछ वाटर एक्सटेंशंस फ्रॉम डिफरेंट सॉइल डेप्थ, ये एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि किस डेप्थ पर पानी कितना एब्जॉर्ब किया जाता है पौधे के द्वारा और किस डेप्थ पर कितना पानी नहीं एब्जॉर्ब किया जाता। तो इस टेबल को मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिससे आप देख पाएँ बहुत अच्छे से। वाटर एक्सटेंशन फॉर डिफरेंट सॉइल हेल्थ, ठीक है। द फीडिंग रूट्स आर लोकेटेड इन 0.0 से 0.6 हॉरिजन। जो फीडिंग का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को जो अवशोषित करती हैं जड़ें, वो जड़ें जमीन के धरातल से 0.6 मीटर पे पाई जाती हैं। और टोटल पे कितने पे जाती है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना कि जमीन के धरातल से लीची की जड़ें कितनी गहराई पर जाती हैं। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा 1.2 मीटर, 1.1 मीटर, 1.3 मीटर और 1.5 मीटर, जहां कंफ्यूजन की स्थिति आपके लिए बनेगी। इसीलिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर इसी तरीके से बल देता हूं ताकि आपकी आंखें खुलें और आप नोट करें। The root water extraction pattern from 0 to 1.5 मीटर डेप्थ इज गिवन बिलो। इस तरीके की हमने टेबल को बता दिया है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एमएससी में हैं और काफ़ी समझदार हैं। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे आके नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि इट इज थस ऑब्वियस दैट मैच्योर ट्रीज आर एबल टू एक्सट्रैक्ट सॉइल वाटर फ्रॉम कंसिडरेबल डेप्थ एंड दैट अ शॉर्ट टर्म ड्रॉट मे नॉट नेसेसरली रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ। इसमें केवल ये बताया गया है कि यदि हम कुछ समय के लिए, जब पौधा पूरे वानस्पतिक विकास पे हो, वानस्पतिक विकास का मतलब होता है उसमें उसकी पत्तियों का विकास हो रहा हो, उसके तने का विकास हो रहा हो, उसके शाखा का विकास हो रहा हो, उसके जड़ों का विकास हो रहा हो, दैट ऑल कम्स अंडर वेजिटेटिव डेवलपमेंट। ऐसी कंडीशंस में यदि हम 15 डेज या 1 मंथ के लिए इरिगेशन को रोक देते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधे को ऐसे समय में लाइट CO2 और वाटर मिलते रहते हैं, और लाइट CO2 और वाटर मिलते रहेंगे तो आप समझते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहेगी और पौधे में भोजन बनता रहेगा। बट देयर मस्ट नॉट बी एनी वाटर स्टेट इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट क्रिटिकल स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट। Since major part of the water is drawn from 0 to 19 centimeter depth from all practices purpose, the amount of water applied through flooding should replenish the water deficit of the layer. It is important to mention here that the long accepted notion that the entire volume of the root zone must be weighted to field capacity at each irrigation has been contradicted by recent experiment. Recent experience providing that a crop can do well when the batted zone is restricted to a fraction of the soil volume, say 50%. This on condition, of course, that supply of moisture and nutrients in the partial volume is sufficient to satisfy full crop needs. In drip और माइक्रो स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप की बात की थी जब हमने सिंचाई पढ़ाई थी, जब हम ड्रिप के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर समझ रहे होंगे, जिसमें हम कृत्रिम वर्षा की तरह पौधे को वो व्यवहार, पूरा माहौल प्रदान करते हैं कि उसको ऐसा लग रहा हो कि वर्षा हो रही है।
जब हम ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा देते हैं तो ऐसे में वो पानी काफ़ी एफिशिएंट होता है और वो पानी सीधे रूट जोन में जाता है। टपक सिंचाई में एक बूंद अगर गिरेगी तो वो एक बूंद सीधे जड़ क्षेत्र में जाएगी और आसपास का जो विन्यास होगा, आसपास का जो मृदा विन्यास होगा, हमको पानी कहाँ तक भेजना है, इस चीज़ को समझे। लीची की जड़ें 1.5 मीटर तक गहराई में जाती हैं और मृदा के 0.6 मीटर तक पौधा केवल खाना को अवशोषित करता है। न्यूट्रिएंट कहाँ तक लेता है पौधा? 0.6 मीटर तक। तो क्या 0.6 मीटर तक हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर पहुंच रहे हैं? बस इस पे ही हमें निर्भर करना है। 1.5 मीटर तक पानी जाए, खाना जाए, हमको कोई नहीं मतलब। तो ड्रिप इरिगेशन का केवल एक ही सिद्धांत है कि पानी का वेस्टेज ना हो, जड़ क्षेत्र तक चीजें जाएं, यही है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लीची के दूसरे वीडियो को लेकर बहुत जल्द हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।